देखिए कंपनी के बिजनेस में कंपनी बहुत सारे अलग अलग डिसीजंस लेती है। तो फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए बहुत सारे मॉडल्स बनाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मॉडल। तो इसी से रिलेटेड इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मनी। आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग सेल्स एनालिसिस, जिसमें सेल्स को कैसे अलग अलग तरीके से एनालाइज किया सकता है, जैसे कैश वर्सेस क्रेडिट, मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस ट्रेडिंग, परसेंटेज टू रॉ मटेरियल एनालिसिस, इक्विवेलेंट यूनिट एनालिसिस और एक्सपोर्ट परसेंटेज टू सेल्स एनालिसिस। तो इस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस के स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कैश वर्सेस क्रेडिट सेल। इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ सेल्स। इसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ 6 मंथ्स की हमारे पास परफॉर्मेंस है और यहाँ हमारे पास पर्टिकुलर्स है। सबसे पहले रेवेन्यू है, प्राइस है और क्वांटिटी है। उसके बाद ये देख रहे हैं कि सेल में कितना परसेंट क्रेडिट है, कितना परसेंट कैश है। उसके बाद रेवेन्यू, प्राइस, क्वांटिटी या फिर क्रेडिट परसेंटेज टू टोटल सेल देखें, जो हमने यहाँ देखा था, उसमें लास्ट मंथ से कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है उसको कैलकुलेट किया है। जैसे रेवेन्यू देखें, 100 था, 105, तो 5% का इंक्रीज हुआ है। ऐसे ही ये इंक्रीज डिक्रीज की जो परसेंटेज है ये कैलकुलेट की गई है। उसके बाद मार्जिन की डिटेल वर्किंग एनालिसिस है। अब मान लीजिए कंपनी अगर 100 रुपए का सामान बेचती है और उसका ग्रोस मार्जिन है 30%। तो 30% अगर फ्लैट ग्रोस मार्जिन लेके चले तो अलग अलग सेल पर कितना मार्जिन उसका बनेगा, जो हम कह रहे हैं ग्रोस मार्जिन। बट क्या ये पूरा मार्जिन कंपनी को रिसीव हो गया? द आंसर इज नो। जितना कैश में बेचेंगे उसका मार्जिन वो आपको रिसीव होगा कैश में। अब जैसे 30 था मार्जिन, बट 60% कैश से ले, तो 30 का 60%, दैट मीन्स 18 जो है वो रिसीव हो चुका है। बट कितना मार्जिन आउटस्टैंडिंग है? तो 12 जो है, अगर हम फर्स्ट मंथ को देखें तो जो 12 है वो आउटस्टैंडिंग है। और मान लीजिए जब भी हम क्रेडिट सेल करते हैं, ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा आप रिसीव कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। कुछ बैड डेप्ट होते हैं। तो कंपनी पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे एज्यूम करिए कि 12% जनरल बैड डेप्ट है। उसको अगर रिड्यूस करें तो 1.4 मतलब 10.6 जो मार्जिन है क्रेडिट सेल से कंपनी एक्सपेक्ट कर सकती है। तो जितना मार्जिन कैश में रिसीव हो गया और जितना भी आना है क्रेडिट वाला, दोनों को प्लस करें तो 28.6 जनवरी का जो मार्जिन है वो टोटल नेट मार्जिन है। तो ऐसे ही 6 मंथ्स का मार्जिन हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। ये तो बात हो गई इस डाटा के स्ट्रक्चर की। अब समझते हैं इसको एनालाइज कैसे करना है। एनालाइज करने के लिए सबसे बेस्ट रूल होता है कि आप परसेंटेज को देखें। तो अगर हम परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज को देख रहे हैं, तो यहाँ अगर हम अप्रैल में देखें तो सडन इंक्रीज हुआ है सेल में 5%, 1% और ऑल ऑफ अ सडन 23% का इसमें जंप है। तो क्या ये जो सेल इंक्रीज हुई है ये प्राइस की वजह से है या क्वांटिटी की वजह से? हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस की वजह से सेल इंक्रीज हुई है। जब आप प्राइस की वजह से सेल इंक्रीज करते हैं, तो जब इमीडिएटली सेल इंक्रीज होती है तो उसके लिए क्रेडिट जो है वो भी ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे कस्टमर कैश में इमीडिएट पेमेंट करें। तो उस वजह से क्या हुआ, जब प्राइस में इंक्रीज हुआ है तो सेल में इंक्रीज हुई, और उस वजह से जो क्रेडिट सेल है उसमें भी 15% का जंप आया है। यहाँ हम देख रहे हैं 40 चल रहा था, अब इमीडिएटली 55%, 15% जो है वो क्रेडिट सेल इंक्रीज हुई है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा मार्जिन पर? कंपनी एज्यूम कर रही है कि सेल जब ज्यादा पुश कर रही है, क्रेडिट सेल जब ज्यादा इंक्रीज कर रही है, तो हो सकता है बैड डेब्ट के चांसेस भी ज्यादा हो। तो 6% कंपनी एडिशनल कंसिडर कर रही है बैड डेब्ट। जनरल बैड डेब्ट पहले चला आ रहा था 12%, इस मंथ से कंपनी एज्यूम कर रही है कि 18% तक हो सकता है। उसके बाद भी अगर रिड्यूस करके टोटल नेट मार्जिन देखें तो कंपनी का है 35.1 अप्रैल में, जो एज कंपेयर टू मार्च काफी ज्यादा है, वो 16% से ज्यादा है। तो ये आप हाईलाइट करें कि अप्रैल में जो प्राइस इंक्रीज करा उसकी वजह से क्रेडिट सेल इंक्रीज हुई, बट उसके बाद भी जनरल बैड डेब्ट आपने 6% से इंक्रीज कर दिया और उसके बाद भी मार्जिन इंक्रीज हुआ है 16% से। तो क्या ये हेल्दी साइन है? इसके लिए आप और कुछ महीनों को एनालाइज करेंगे। जैसे अगर हम मई में देखें तो धीरे धीरे सेल जो है वो कम होती जा रही है, जो रेवेन्यू है बिजनेस का वो कम हो रहा है। मई में 8% से रिड्यूस हुआ और जून में 12% से। इसमें देखें प्राइस में चेंज नहीं किया कंपनी ने, तो क्या हुआ, क्वांटिटी धीरे धीरे कस्टमर्स कम परचेज करने लग गए। मई में 8% से कम परचेज करी और जून में फर्दर 12% से कम परचेज करी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा बिजनेस पर? इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अगर हम मार्च से कंपेयर करें जून को, तो रेवेन्यू देखें तो लगभग लगभग सेम है,
बट मार्जिन में देखें तो सब्सटेंशियल डिफरेंस है। ऐसा क्यों होता है कि जब कंपनी अपने प्राइस को बढ़ाती है तो जो कंपनी के कस्टमर होते हैं कुछ टाइम तक वो परचेस करते हैं, बट उसके बाद वो धीरे धीरे मार्केट में सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। जैसे जैसे उन्हें सब्स्टिट्यूट मिलता जाता है वो धीरे धीरे शिफ्ट होते जाते हैं। तो ये साइन शो करता है कि कस्टमर जो है वो बिजनेस से जा रहे हैं। तो ऐसा कंपनी ने क्यों करा, प्राइस इंक्रीज क्यों करना पड़ा और इसको आगे फर्दर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए आप टॉप मैनेजमेंट को ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस ट्रेडिंग, इसको कैसे एनालाइज किया सकता है। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग होता है कि कंपनी जो सामान बनाती है उसको बेचती है, तो बनाकर जो बेच रही है उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। बट कहीं से बना बनाया खरीदा और उसको डायरेक्ट बेच दिया, उसे कहते हैं ट्रेडिंग। तो इसके लिए चार सिनेरियोस को हम देखते हैं। अब एक कंपनी है जो बनाकर सामान बेच रही है और उससे उसको 30% मार्जिन हो रहा है, बट कहीं से बनाया बनाया खरीद कर बेच रही है, उससे उसको 35% मार्जिन हो रहा है। तो इन्वेस्टर ये पूछ सकता है कि आप बना बनाया खरीद के क्यों नहीं बेच रहे, डायरेक्ट इन्वेस्टर उसी कंपनी में क्यों ना इन्वेस्ट करे जो ज्यादा मार्जिन दे रही है। क्योंकि कंपनी अगर बनाकर बेचने से भी ट्रेडिंग से कम मार्जिन अर्न कर रही है तो ये एक हेल्दी साइन नहीं है। इसको प्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग सिनेरियोज में। अब जैसे कंपनी की सेल है लेट से 100, मैक्सिमम कंपनी अपनी कैपेसिटी में सेल कर सकती है 120 की। मैन्युफैक्चरिंग सेल है 80 और ट्रेडिंग सेल है 20। 100 में से 80 रुपए का सामान कंपनी ने खुद बनाकर बेचा है और 20 जो है वो कहीं और से बना बनाया खरीदा है। यहाँ हमने कैपेसिटी यूज कैलकुलेट कर ली है कि 120 मैक्सिमम सेल हो सकती थी, बट 80 की कंपनी ने खुद से करी है, तो वो है 67%। मैन्युफैक्चरिंग सेल टोटल सेल का 80% है, ट्रेडिंग सेल 20% है। और यहाँ इनके मार्जिन प्रेजेंटेड है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेल में मार्जिन है 28%, ट्रेडिंग सेल में मार्जिन है 32%। मतलब ट्रेडिंग में मार्जिन ज्यादा है और खुद से बनाकर सामान बेचने पे मार्जिन कम है। तो ऐसा क्यों है? इसका एक रीजन हो सकता है, कंपनी रीजन जस्टिफाई कर सकती है लोकेशन। अब जैसे कंपनी जो बिजनेस है वो दिल्ली में कर रही है, वो जयपुर की लोकेशन को भी एक्सप्लोर करना चाहती है, तो वहां पर पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने से अच्छा है कि वो पहले कहीं ट्रेडिंग करके देख रही है और फिर देख रही है कि क्या उन्हें ट्रेडिंग से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। कस्टमर के प्रेफरेंस, कस्टमर के टेस्ट को एनालाइज कर सकती है, तो ये टाइमिंग ट्रेडिंग है। तो इसको कंपनी एनालाइज कर सकती है कि लोकेशन डिफरेंट है, इस वजह से डिफरेंट लोकेशन से कंपनी ट्रेडिंग सेल कर रही है। तो ये पूरी तरह से जस्टिफाइड है। सेकेंड सिनेरियो में देखें, मैन्युफैक्चरिंग का मार्जिन ज्यादा है, ट्रेडिंग का मार्जिन कम है, बट कैपेसिटी जो है वो भी 67% यूज की गई है, तो कंपनी खुद से और ज्यादा सेल कर सकती थी, तो ट्रेडिंग करी क्यों? इसमें रीजन हो सकता है कि कोई स्पेशल ऑर्डर आ गया था जिसको बहुत कम टाइम में कंपनी को फुलफिल करना था। तो कंपनी उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो खुद से बना के बेच सकती थी वो थी 82.4 की सेल, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था वो उसने कहीं से ट्रेड कर लिया। तो इस वजह से कंपनी जो है स्टिल मार्जिन अर्न कर रही है, तो भी पूरी तरह से जस्टिफाइड है। थर्ड सिनेरियो में अगर हम देखें तो 26% कंपनी का खुद का मार्जिन है, बट अगर कहीं और से बना बनाया खरीद कर बेच रही है तो उसमें 32% का मार्जिन है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक हेल्दी साइन नहीं है। तो कंपनी जस्टिफाइड कर सकती है कि नए प्रोडक्ट को टेस्ट कर रही है, तो नए प्रोडक्ट के लिए वो ट्रेडिंग कर रही है। आने वाले टाइम में वो खुद से उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग प्लान करेगी, जिससे ये जो मार्जिन है कंपनी का इंक्रीज होगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये एक अलर्ट साइन है। फोर्थ सिनेरियो में अगर हम देखें तो देखिए, मार्जिन जो है कंपनी का ज्यादा है बट ट्रेडिंग में मार्जिन कम है, बट फिर भी कंपनी क्यों ट्रेडिंग कर रही है, खुद से क्यों नहीं बेच रही? तो इसका रीजन हो सकता है कि कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट पूरी यूज कर चुकी है कंपनी। फर्दर सेल को इंक्रीज करने के लिए उसे ट्रेडिंग करनी पड़ रही है, जो बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, इसके रिलेशन को जब आप सेल्स में एनालाइज करते हैं तो इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अनदर इसमें होता है कि परसेंटेज टू रॉ मटेरियल, सेल को किस तरह से आप परसेंटेज टू रॉ मटेरियल एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कंपनी जितना भी सामान बनाती है सारा का सारा वो बेच देती है, कुछ भी वो रखती नहीं। एक हाइपोथेटिकल हम सिचुएशन लेते हैं। अब कंपनी का रेवेन्यू है लेट से 1 लाख और 1,05,000, ग्रोस प्रोडक्शन है 25,2625। उसके बाद फैक्ट्री रिएक्शन, नेट प्रोडक्शन आ गई आपकी, और उसके बाद नेट रेवेन्यू कैलकुलेट हो गया कि कितना एग्जैक्ट मिल रहा है कंपनी को टोटल रेवेन्यू। तो ये है 95,000 और 99,750। अब रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा कंपनी को। फर्स्ट सिनेरियो में रॉ मटेरियल खरीदा 8 रुपए का, सेकंड सिनेरियो में 9 रुपए का। तो क्या कौन सा महंगा है?
हम इस लेवल पर ये नहीं बता सकते। उसके बाद देखेंगे इनपुट आउटपुट रेशो। इनपुट आउटपुट रेशो का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना सामान कंपनी बनाती है उसको बनाने के लिए कितना सामान खरीदना पड़ता है। अब जैसे अगर हम देखें 2500 यूनिट बनाने के लिए इनपुट आउटपुट रेशो जो है वो है 50%। तो मतलब 5000 यूनिट्स को है जो इन करना पड़ेगा, 50% फाइनल जो है फिनिश प्रोडक्ट्स कंपनी बना सकती है जो है 2500। सेकेंड सिनेरियो में जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो है 60%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2625 यूनिट्स अगर कंपनी बनाना चाहती है तो 60% मतलब 60% जो है वो बना देगी। यहाँ जो 50% ही बना सकती है, रॉ मटेरियल खरीदा 100 का, तो उसमें से 50% एज अ फिनिश गुड्स बना देगी। बट सेकंड सिनेरियो में अगर रॉ मटेरियल खरीदा 100 यूनिट्स, तो उसमें से 60 यूनिट्स जो है वो फिनिश प्रोडक्ट्स कन्वर्ट कर देगी। तो इस सेकंड सिनेरियो में जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो बेटर है। तो इस तरह से यहाँ हमारे पास इनपुट्स निकल आए कि कितने इनपुट कराने पड़ेंगे इतनी सेल करने के लिए। उसके बाद रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, जितना इनपुट हुआ और जितना रेट है मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास रॉ मटेरियल कॉस्ट निकल आएगी। अब ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट निकल के आई, इसको आप डिवाइड करेंगे जो आपकी ग्रोस प्रोडक्शन है उससे। तो यहाँ आपका रॉ मटेरियल प्राइस पर प्रोडक्ट निकला है वो है 16 रुपीज और 15 रुपीज। तो यहाँ हम देख रहे हैं इवन दो इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट महंगी है, बट अगर हम पर यूनिट देखें तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमें सेकंड सिनेरियो में सस्ती पड़ रही है। फर्दर इसको ब्रेक डाउन करेंगे परसेंटेज में। रॉ मटेरियल परसेंटेज टू ग्रोस सेल। अब देखिए 16 है और टोटल बिलिंग कितना था इसमें 40 रुपए का। तो यहाँ आप देखिए तो 40% है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो है 40%। सेकेंड सिनेरियो में 37.5%। फैक्ट्री रिजेक्शन में कितनी इंप्रूवमेंट आई है? क्योंकि जब इनपुट आउटपुट रेशियो में फर्क है, यहाँ 10% का सीधा सीधा फर्क है, तो उसमें फैक्ट्री रिएक्शन में भी हमें बेनिफिट मिलेगा। यहाँ है 2.11%, यहाँ है 1.97%। अब ये कैसे कैलकुलेट हुआ इसको समझना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों ही लेवल पर हम देख रहे हैं 5%। तो इसके लिए अगर कोई भी ऐसा फॉर्मूला होता है जिसकी एक्सप्लेनेशन आप देना चाहते हैं, तो बेटर है कि उसकी आप प्रॉपर उसकी जो फॉर्मूला की वर्किंग है वो आप मेंशन करें। जैसे फैक्ट्री रिएक्शन इम्पैक्ट कैसे कैलकुलेट किया है, ग्रोस में से नेट प्रोडक्शन माइनस करेंगे, उसमें आरएम का जो रेट है वो मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नेट रेवेन्यू से। तो इस तरीके से जो आपका नेट रेवेन्यू है 95,000, तो इस तरीके से आप फैक्ट्री रिएक्शन परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। आरएम परसेंटेज टू नेट सेल मतलब ये जो 40,000 आरएम कॉस्ट है, इसको आप नेट रेवेन्यू 95,000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 42.1 या फिर 39.5। इन दोनों को आप प्लस करेंगे, इससे माइनस करेंगे, तो यहाँ आपकी चेकिंग हो जाएगी कि जो कैलकुलेशन है वो आपकी जस्टिफाइड है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आरएम परचेज प्राइस अगर ज्यादा है, जरूरी नहीं है वो कॉस्ट भी बिजनेस के लिए ज्यादा हो। तो पर यूनिट में आरएम में हमारे पास सेविंग आ रही है सेकंड सिनेरियो में, और उसमें से ग्रोस लेवल पर भी सेविंग है और फैक्ट्री रिएक्शन लेवल पर भी सेविंग है, क्योंकि इनपुट आउटपुट रेशियो में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप रॉ मटेरियल इन रिलेशन टू सेल इसके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप करके इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट यूनिट, इसको कैसे एनालाइज किया सकता है इन रिलेशन टू सेल्स। देखिए ये स्ट्रक्चर को समझते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट यूनिट का मतलब है जैसे कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट का अलग अलग वेट है, तो एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स पे जिसपे सभी प्रोडक्ट्स कॉमन हो जाए उसे कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट। अब मान लीजिए इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, एक का वेट है 800, दूसरे का वेट है 600, तीसरे का वेट है 700 ग्राम। तो अगर हम 1 kg पे देखना चाहे कि सभी को 1 kg पर लाकर देखेंगे ताकि इजीली कंपेयर कर पाए, 800 ग्राम का अलग मार्जिन है, 600 ग्राम का अलग मार्जिन है, तो एक लेवल पर देखने के लिए सभी को अगर हम 1 kg में देखें तो क्या बनेगा? 800 ग्राम की फॉर एग्जांपल 1 लाख यूनिट सेल हुई थी, तो अगर ये इसको हम 1 kg में देखें तो फॉर एग्जांपल कितनी यूनिट बनेगी इक्विवेलेंट यूनिट? वो बनेगी 80,000, क्योंकि 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 जो आपका 1 kg होगा मल्टीप्लाई बाय 800। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट यूनिट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट का प्राइस, सेलिंग प्राइस है 24.4 डिवाइडेड बाय जो आपका 800 वेट है मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट यूनिट प्राइस निकाल देंगे। अब देखिए मार्जिन जो था इन प्रोडक्ट्स का वो था 31%, 36%। यहाँ आप निकालेंगे कि स्टैंडर्ड मार्जिन कितना था, एक्चुअल मार्जिन कितना हुआ। तो यहाँ हमारे पास अलग अलग एसक्यूज हैं, और यहाँ एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जो एक कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं उसको एक कैटेगरी में देखेंगे। जैसे व्हाइट ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड की जितनी कैटेगरीज है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड उसकी अलग कैटेगरी बनाएंगे, उसको आप कंपेयर करेंगे। सॉल्टेड बिस्कुट्स है,
उसकी अलग कैटेगरी बनाएंगे, उसको आपस में कंपेयर करेंगे। तो अब हम कैटेगरी वाइज इसका कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में देखें, ये जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ देखिए सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है मार्जिन में। 31% कंपनी एक्सपेक्ट करी थी बट कमाए 36%, 5% का ज्यादा बेनिफिट है। बट अगर हम इसमें देखें प्राइस में कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। 30.5 था 30 है, प्राइस में तो कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन है नहीं। बट फिर भी मार्जिन कैसे बढ़ गया, इसका मतलब है ग्रोस लेवल पे जो कॉस्ट है या जो रिजेक्शन है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, उसमें सेविंग है। तो इस प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे और कंपेयर करेंगे कि जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसके लेवल को अचीव करें। सेकंड सिनेरियो में अगर हम देखें तो देखिए मार्जिन जो है वो 6% से रिड्यूस हो गया, 36% था 30% हो गया। इसका क्या रीजन है, इसको हम इजीली देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो काफी ज्यादा कम है थर्ड प्रोडक्ट का, क्योंकि 101 था, यहाँ 88%, कहाँ 40 कहाँ 35। तो इसमें हम प्राइस को पुश करें कि इसका प्राइस भी बढ़ाओ, क्योंकि बाकियों का प्राइस 40 होना चाहिए, इसका 35 है। तो यहाँ प्राइस में इंक्रीज करने की जरूरत है, इस पर आप फोकस करेंगे। थर्ड सिनेरियो में देखिए मार्जिन में कोई खास डिफरेंस नहीं है बट प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या होता है, प्राइस बढ़ाते हैं तो मार्जिन बढ़ना चाहिए, मार्जिन नहीं बढ़ा। इसका मतलब यह है कि प्राइस भी बढ़ा बट साथ में उसकी कॉस्ट भी बढ़ी। तो प्राइस और कॉस्ट ने आपस, क्योंकि कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन कम होता है, प्राइस बढ़ने से मार्जिन बढ़ता है, तो दोनों ही बड़े हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, इसी वजह से ये आपस में सेट ऑफ हो गए। तो मार्जिन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट यूनिट में सेल्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे मैनेजमेंट एसक्यू वाइज देख पाए कि किस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस किस तरह से और कैसे इसको बेटर कंट्रोल करना है। अनदर इसमें हो सकता है कि एक्सपोर्ट सेल को कैसे एनालाइज करें। इसके लिए देखिए हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। 4 मंथ्स की हमारे पास परफॉर्मेंस है और ये स्ट्रक्चर है। नेट रेवेन्यू, सेलिंग प्राइस, नेट क्वांटिटी, कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी यूज करी, जो टोटल सेल है उसमें से एक्सपोर्ट कितनी करी और डोमेस्टिक कितनी करी। अब यहाँ देखिए एक्सपोर्ट की जो कॉस्ट है वो सस्ती पड़ती है, क्योंकि उसमें जो है कंट्री हमें इंसेंटिव देती है। तो एक्सपोर्ट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है और डोमेस्टिक की कॉस्ट कितनी पड़ रही है। यहाँ हमारे पास एक एनालाइज करने के लिए रीजंस है कि किस सिनेरियो में हम फोकस करें, किस सिनेरियो में हम फोकस ना करें, और यहाँ रिलेटिवली मार्जिन है। तो देखिए अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट इसमें हो रहा है, 56,700 का हमारे पास मार्जिन है। तो हमें किस पर फोकस करना चाहिए। अगर कंपनी जैसे जनवरी की जो परफॉर्मेंस है उसी को सिलेक्ट करती है कि इसी को कंटिन्यू करेंगे, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें देखिए 80% जो है एक्सपोर्ट सेल कर रही है और 20% डोमेस्टिक है। बट 80% जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ एक कस्टमर को सेल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिसको एक्सपोर्ट कर रही है कि बाई चांस अगर वो कंपनी से एक्सपोर्ट लेना बंद कर देता है तो कंपनी का 80% जो सेल है वो इम्पैक्ट कर जाएगी। तो ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन है। वहीं अगर हम देखें सेकंड सिनेरियो में, यहाँ कंपनी 70% एक्सपोर्ट कर रही है बट उसमें 20 कस्टमर्स को एक्सपोर्ट कर रही है। तो मतलब उन 20 में से अगर एक या दो कस्टमर एक्सपोर्ट लेना बंद भी करते हैं तो कंपनी को कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि ये जो 70% एक्सपोर्ट है ये 20 कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब थर्ड मंथ में देखें तो देखिए एक्सपोर्ट की जो कॉस्ट चल रही थी वो चल रही थी 16, ऑल ऑफ अ सडन ये शो कर रहा है 18। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए कंपनी जब अपनी कंट्री में सेल करती है उसे कहते हैं डोमेस्टिक, बट कंट्री से बाहर कहीं भी सेल करती है तो उसे कहते हैं कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग कंट्री के रूट अलग अलग हो सकते हैं, तो अगर लॉन्ग रूट है तो ऑफकोर्स उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, जो यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि 18। फोर्थ मंथ में देखें एक्सपोर्ट सिर्फ 30% है, डोमेस्टिक सेल है 80%। तो इसमें आपकी कॉस्ट ज्यादा है और उसी हिसाब से मार्जिन जो है वो इम्पेक्टेड है, बट यहाँ आपकी सेल ज्यादा है। तो किस मंथ की परफॉर्मेंस को रिपीट करना चाहिए आने वाले मंथ में। तो अगर हम देखें तो ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन है कि सिर्फ एक कस्टमर पर 80% आपकी सेल डिपेंडेंट है। तो ऐसा कंपनी को नहीं करना चाहिए। सेकंड सिनेरियो हमारे लिए मोस्ट प्रेफरेबल सिनेरियो है, क्योंकि इसमें देखिए मार्जिन भी हमारा ज्यादा है और टोटल जो हमें नेट मार्जिन हो रहा है वो सबसे ज्यादा है। और इसमें आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और डोमेस्टिक दोनों का कॉम्बिनेशन है, और एक्सपोर्ट जो है वो 20 कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं। तो इसमें सेल रिलेटिवली कम है, 1,05,000 है। अप्रैल में देखें तो 1,10,000 है, बट मार्जिन जो है यहाँ आपका मैक्सिमम है। तो इस तरीके से कंपनी फेब्रवरी की मंथ को ट्राई कर सकती है रिपीट करना। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं इस तरीके से, एक्सपोर्ट और जो डोमेस्टिक सेल है इसके कॉम्बिनेशन को इन रिलेशन टू सेल एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से सेल के अलग अलग फाइनेंशियल मॉड्यूल्स बना सकते हैं और कैसे इसको एनालाइज करें। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।